नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी कार्यनीतियों में समन्वय क्या है। और साथ ही हम जानेंगे भारत के लोकपाल के विषय में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के लोकपाल ने ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये भ्रष्टाचार की परिभाषा है और यह देश के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि भ्रष्टाचार का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में है और कितना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक लागत के विषय में। इससे राजनीतिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास और राजनीतिक भागीदारी में कमी, चुनावी प्रक्रिया में विकृति, नागरिकों के लिए उपलब्ध राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाते हैं तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधता को हानि होती है। आर्थिक लागत, भ्रष्टाचार, रेंट सीकिंग। अभी हम आगे जानेंगे फ्रेंड्स कि रेंट सीकिंग क्या होती है। गतिविधियों के पक्ष में संसाधनों के गलत आवंटन और सार्वजनिक लेन देन की लागत में वृद्धि करता है। साथ ही व्यापार पर एक अतिरिक्त कर के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेश तथा वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी लाकर अंततः आर्थिक दक्षता को कम करता है। अब जान लीजिए फ्रेंड्स कि रेंट सीकिंग क्या होता है। तो यह सार्वजनिक पसंद के एक सिद्धांत के साथ साथ अर्थशास्त्र की एक अवधारणा भी है, जिसके अंतर्गत नए निवेश के बिना मौजूद संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमी, धनार्जन में कमी, सरकारी राजस्व में कमी, आय में असमानता और संभावित आर्थिक गिरावट के माध्यम से आर्थिक दक्षता में कमी आती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सामाजिक लागत के विषय में। तो भ्रष्टाचार मूल्य प्रणालियों को विकृत करता है और गलत तरीके से उन व्यवसायों को ऊंचा दर्जा देता है जिनके पास रेंट सीकिंग के अवसर हैं। इससे जनता का एक कमज़ोर नागरिक समाज अर्थात सिविल सोसाइटी से मोहभंग होता है। साथ ही बेईमान राजनीतिक नेता इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पर्यावरणीय लागत, पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक धन को निजी हित में उपयोग करने का आसान तरीका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जिसमें धन शोधन, अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती, देश में हथियारों और आतंकवादी तत्वों की तस्करी को सुविधा प्रदान करना आदि शामिल है। फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो कानूनी ढांचा है, अब उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अर्थात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान है और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने के साथ ही रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया। क्योंकि फ्रेंड्स, रिश्वत लेने वाला जितना बड़ा अपराधी है उतना रिश्वत देने वाला भी अपराधी है। फ्रेंड्स, आपके विचार इस विषय पर क्या हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति रिश्वत इसलिए लेता है क्योंकि उसको रिश्वत ऑफर की गई है, और कई बार इससे अलग उल्टा होता है कि कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं देना चाहता लेकिन उसको रिश्वत देने के लिए फोर्स किया जाता है, तरह तरह से उसके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं ताकि वो व्यक्ति रिश्वत दे और तभी उसका काम हो पाएगा, नहीं तो उसका काम नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस संशोधन के विषय में आपके क्या विचार हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के विषय में। इसका उद्देश्य भारत में धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें धन शोधन के अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की कैद और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की, यहाँ तक कि जांच के प्रारंभिक चरण में ही शामिल है।
कंपनी अधिनियम 2013 के विषय में बात कर लेते हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र को स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। धोखाधड़ी शब्द की एक व्यापक परिभाषा है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। विशेष रूप से धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिए भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय अर्थात सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की स्थापना की गई है, जो सफ़ेद पोश अर्थात वाइट कॉलर और कंपनियों में अपराधों से निपटने हेतु जिम्मेदार है। SFIO कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करता है। IPC 1860 के अंतर्गत रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामलों को कवर किया गया है। विदेशी योगदान अर्थात विनियमन अधिनियम 2010 व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को विनियमित करता है। विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिए गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है और इस तरह के अनुमोदन की अनुपस्थिति में विदेशी योगदान की प्राप्ति को अवैध माना जा सकता है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स नियामक ढांचे के विषय में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन निकायों को सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सरकार ने फरवरी 1964 में स्थापित किया था, जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह योग भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। वीडियो के एंड में फ्रेंड्स जान लेते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ अर्थात केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है। इस अधिनियम को वर्ष 2013 में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, जो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ये लोकपाल अर्थात ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया। इसकी संरचना के विषय में जान लेते हैं। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य और न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व उत्कृष्ट योग्यता वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री पर केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध ना हो। संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। निरीक्षण संस्थानों को आवश्यक संसाधनों तक पहुंच के लिए मजबूत होना चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरणों और निरीक्षण संस्थानों के पास अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु पर्याप्त धन, संसाधन तथा स्वतंत्रता होनी चाहिए। सूचनाओं तक आसान, समय पर और सार्थक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के सहयोग निवारक भ्रष्टाचार उपायों की सराहना करनी चाहिए तथा इसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत।
और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं तो उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।